5 गरीब बहुओं का माचिस की तीली का ससुराल। रिद्धिमा, राधिका, सुरभि, सिया और वृंदा 5 बहनें थीं। उनका बाप एक बड़े घर की चौकीदारी करता था, जिससे वो बस अपनी बेटियों को 2 वक्त की रोटी ही खिला पाता था। उसकी 5 ही बेटियां एक सरकारी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थीं। अरे नहीं, क्या हुआ वृंदा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? और ये इतनी सारी माचिस? दीदी, आप नहीं जानती हो क्या? दीदी को कैसे पता होगा, आज ये कॉलेज थोड़े ही गई थी। इतना सस्पेंस में क्यों बात कर रही हो, साफ साफ बताओ। ओहो दीदी, कॉलेज में ना एक कंपटीशन हो रहा है। जो कोई भी माचिस की तीलियों से सबसे अच्छी चीज बना कर लाएगा, उसे इनाम में 10,000 रुपए मिलेंगे। हैं? 10,000 रुपए? हाँ दीदी, और हमारी नन्ही वृंदा ने भी उसमें हिस्सा लिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी बना पाऊंगी। मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसे कैसे? तुम सब कुछ कर सकती हो, और हम भी तुम्हारे साथ हैं ना। आ जाओ बहनों, सभी साथ मिलकर काम करते हैं। 5 बहनें काम पर लग गईं। दीदी, जब मैं इन तीलियों को आपस में चिपकाती हूँ तो ये इस तरह से गिर जाती हैं। हर चीज को एक सहारे की जरूरत होती है। इन्हें पहले इस गत्ते पर चिपकाओ, और अब देखो। वाह! 5 बहनों ने पूरी रात मिलकर खूब मेहनत करी, और सुबह तक उन्होंने माचिस की तीलियों से बहुत ही सुंदर महल बनाकर तैयार कर दिया। देखो तो जरा, ये कितना सुंदर है। ये सब आपकी मदद की वजह से हो पाया है दीदी। देखना, आज की प्रतियोगिता तो हम ही जीतेंगे। फिर क्या था, देखते ही देखते कॉलेज में सभी को वृंदा का माचिस का महल बहुत ज्यादा पसंद आया, और टीचर्स ने उसे फर्स्ट प्राइज दे दिया। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। 5 बहनें प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहती थीं। उन 5 का एक ही घर के 5 बेटों से रिश्ता लगा हुआ था, और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी भी हो गई। अब 5 बहनें साक्षी की बहुओं के रूप में अपने गरीब ससुराल आ चुकी थीं। उनकी ससुराल वाले उनके मायके से भी ज्यादा गरीब थे। उनके 5 पति और ससुर माचिस बेचने का काम करते थे, जिससे मुश्किल से उनके घर का खर्च निकल पाता था। सासू माँ, खाना तैयार है, सभी हाथ मुंह धोकर आ जाइए। बहू, आज खाने में क्या बनाया है? माँ, वो राशन नहीं था, घर में थोड़ा सा लहसुन पड़ा था तो हमने लहसुन की ही चटनी बना ली। अच्छा किया। न जाने ये तंगी कब तक हमारा पीछा घेरे रहेगी। मेरे पास तरह तरह की माचिस है, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं है। बाबा, एक ना एक दिन सभी का टाइम आता है, आप चिंता मत करो। हाँ बहू, लेकिन न जाने वो टाइम कब आएगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये काम ही खत्म कर दूं और अपने बेटों के साथ मिलकर कोई दूसरा काम शुरू कर लूं। बहुत ही अच्छा विचार है। ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना। मैं नहीं चाहती कि जो दिन हमने देखे हैं वो मेरी बहुओं को भी देखने पड़े। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। जतिन ने इस बारे में अपने बेटों से बात करी। सभी बेटे भी इस पैसे की किल्लत से परेशान थे। सभी खुशी से उस माचिस बेचने के काम को छोड़ने को तैयार हो गए, और उन्होंने नया काम शुरू करने के लिए अपनी एकमात्र संपत्ति, अपने घर को गिरवी रख दिया। माँ, अगर हमारा सब्जी का काम चल गया तो हम अपने घर को फिर से छुड़ा लेंगे। हाँ बेटा, जरूर, बस मेहनत करते रहना। एक दिन कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। 5 बाप बेटे मेहनत से सब्जी बेचने लगे, लेकिन कोई भी उनसे सब्जी नहीं खरीदता था। बाबा, कहीं हमने ये काम शुरू करके गलती तो नहीं की ना? लगता तो यही है, बाकी भगवान मालिक है। बेचारे बाप बेटों ने 1 महीने तक इस काम को किया, लेकिन उनकी उस काम से भी किस्मत नहीं चमक पाई। रोज उनकी आधे से ज्यादा सब्जी खराब हो जाती थी, जिससे उन्हें मुनाफे की जगह उल्टा घाटा हो गया। बेटा, 1 रुपया भी नहीं जुड़ पाया है, और आज के दिन तो हमें जमींदार को घर के पैसे देने थे। क्या होगा? अभी साक्षी ने ऐसा बोला ही था कि तभी जमींदार आ गया। जतिन भाई, कहाँ हो? अरे भाई साहब, आप आओ आओ। देखो, चाय पानी से तुम मुझे न बहलाना। मुझे मेरे पैसे दो, वरना ये घर मेरे हवाले करो। जमींदार की बात सुनकर पूरा परिवार मिन्नतें करके उससे थोड़ा और समय मांगने लगा। जमींदार जी, हम लोगों के पास बस यही एक ठिकाना है। यूं इस तरह हमसे हमारा घर न छीनो। हम कहाँ जाएंगे? बस 1 हफ्ते का समय और दे दो ना। उन सभी की बातें सुनकर जमींदार को उनके ऊपर दया आ गई।
ठीक है, सिर्फ आप इस गांव में सालों से रह रहे हो, मैं इस बात की शर्म करके आपको थोड़ा समय और दे रहा हूं। शुक्रिया जनाब। जमींदार चला गया, लेकिन सभी टेंशन में थे कि कैसे सब कुछ सही होगा। मैं वापस से माचिस बेचने जा रहा हूं, अब जो होगा देखा जाएगा। पांचों बेटे और बाप फिर से अपने पुराने काम पर ही आ गए, लेकिन कोई भी मुनाफा होने को तैयार नहीं था। इसी तरह से 4 दिन और बीत गए और पूरा परिवार दुखी था। अब तो हमारा ये प्यारा घर भी हमसे छिन जाएगा। उम्मीद मत छोड़ो माँ, हम हमारे घर को किसी भी हाल में नहीं छीनने देंगे। चलो बहनों, अब हमें ही अपने ससुराल के लिए कुछ करना होगा। तुम क्या करोगी? वही जो अब से बहुत पहले कर लेना चाहिए था, काम। सासू माँ, अब हम भी कोई काम ढूंढने जा रहे हैं और हमें रोकिएगा मत। ऐसे बोलकर पांचों बहुएं काम की तलाश में निकल पड़ी। अभी वो लोग बस चल ही रही थी कि तभी उन्हें अपने गांव में एक खंबे के सहारे एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ दिखाई दिया। लिखा है कि जो कोई भी इंसान वेस्ट मटेरियल से सबसे अच्छी चीज बनाकर लाएगा उसे मिलेंगे 1.5 लाख रुपए इनाम। क्या? 1.5 लाख रुपए? हाँ, और ये प्रतियोगिता कल होने वाली है। कैसा रहेगा दीदी अगर हम इसमें भाग लें तो? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे क्या? याद कीजिए दीदी, वो माचिस का महल जिसने हमें कॉलेज का कॉन्टेस्ट जिताया था। हम माचिस से ऐसा ही कुछ बना सकते हैं। ग्रेट वृंदा, तो चलो बहनों, भगवान का नाम लेकर चलते हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने। पांचों बहनों ने इस प्रतियोगिता में अपने नाम लिखवा लिए और फिर वो अपने घर पहुंची। घर जाकर उन्होंने अपनी सास, ससुर और पतियों को सारी बातें बता दी। वैसे तो ये माचिस सालों साल सड़ती ही रहती है, हो सकता है कि अब ये कुछ काम आ जाए। ये लो बहुओं। कहाँ जा रहे हैं? वो प्रतियोगिता कल है, तो हमें भी बहुओं का साथ देना होगा। पूरे परिवार के साथ से काम आसान हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है? बताती हूँ। पूरा परिवार एक साथ मिलकर उन माचिसों से जो अब खराब हो चुकी थी मिलकर एक बहुत ही सुंदर महल बनाने लगा कि तभी पड़ोस से सीमा वहाँ आ गई। अरे ये क्या हो रहा है? अरे सीमा बोल, कैसे आना हुआ? मैं तो बस एक माचिस लेने आई थी, लेकिन यहाँ तो माचिस का अंबार लगा हुआ है। हाँ, ये हमारा माचिस का ससुराल है। हाँ, सही बोल रही हो। सीमा माचिस लेकर चली गई। पूरे परिवार ने हंसते बोलते थोड़ी सी ही देर में बेकार माचिसों से एक बहुत ही बड़ा और सुंदर महल बना दिया। अब हमें इसे संभाल कर रख देना चाहिए। वृंदा ने महल को संभाल कर रख दिया और अगली सुबह वो उसे प्रतियोगिता में ले गई। सभी उनकी कला को देखकर हैरान थे। लोग सिर्फ अखबार या खाली बॉटल्स के ही क्राफ्ट बनाकर लाए थे, लेकिन माचिस का महल एक अनोखी ही चीज थी। पांचों बहुओं का महल देखते ही सभी जजेस को पसंद आ गया और उन्होंने उन्हें ही उस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया। हम जीत गए सासू माँ, ससुर जी। हाँ मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूँ। प्रतियोगिता जीतने के बाद पांचों बहुओं ने सबसे पहले अपने घर को छुड़ाया और इसके बाद बचे हुए पैसों से उन्होंने अपने पतियों और ससुर का कपड़े का काम जमवा दिया। अब इस काम से उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी और अब सभी खुशी खुशी रहते थे। पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो ना हम शादी कर लेते हैं। संजीव, तुम बहुत अमीर घराने से हो और मैं बहुत गरीब। तुम्हारे घर के लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऊपर से मेरा रंग भी काला है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम काली हो लेकिन मेरे लिए बहुत सुंदर हो, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अब मैं तुमसे बस आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं। पता ही नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। संजीव और पूजा दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद संजीव अपनी पत्नी पूजा को अपने साथ अपने घर ले आता है। जैसे ही उसकी माँ घर का दरवाजा खोलती है, वो अपने बेटे के साथ एक काली सी लड़की को देखते ही अपने बेटे से कहती है, ये सब क्या है बेटा? ये लड़की कौन है? माँ, मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, इसलिए मैंने इससे शादी करके इसे अपने साथ अपने घर ले आया हूँ। आज से ये इस घर की बहू है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस काली लड़की को अपने घर की बहू स्वीकार कर लूंगी?
जहाँ से इस लड़की को लेकर आया है उसे वहीं ले जाकर छोड़ दे। ये इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। आप एक औरत होकर एक औरत के ही काले और गोरे रंग की तुलना कर रही हैं। हाँ माँ, आपको ये सारी बातें शोभा नहीं देती है। खैर, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती है ना, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। चलो पूजा, हम कहीं और चलते हैं। इस घर में हमारी कोई जगह नहीं है। अपनी आंखों के सामने अपने ही बेटे को जाते हुए देखकर दुर्गा से रहा नहीं जाता और वो अपने बेटे को रोक लेती है। नहीं बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। ये तेरा घर है और अगर तू इस लड़की से शादी करके इस घर में ले आया है तो आज से ये लड़की इस परिवार की बहू है। आजा बहू, घर में आ। दुर्गा अपनी काली बहू का मन मार कर गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है, ये लड़की इस घर के अंदर आ तो गई है लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। मैं इस लड़की को इस घर के अंदर टिकने ही नहीं दूंगी। अब मैं इसे इतना परेशान करूंगी कि ये घर से अपने आप ही भाग जाएगी। क्या हुआ माँ, किस गहरी सोच में चली गई हो आप? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस ये कह रही थी कि अब नई बहू इस घर में आ गई है तो उसकी बाकी की रस्में भी शुरू हो जानी चाहिए। शादी के बाद की जो रस्में होती है वो करनी ज़रूरी होती है। ये सुनकर संजीव और पूजा बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि दुर्गा ने उनके रिश्ते को दिल से अपना लिया है, जिसके चलते संजीव कहता है, अरे माँ, ये आपकी बहू है, इससे आपको जो रस्में करवानी है आप करवा लीजिए। ये आपकी सेवा पानी करने में कभी भी कमी नहीं छोड़ेगी। सबसे पहली रस्म मुंह दिखाई की होती है। आज शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म की जाएगी। दुर्गा शाम के समय अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर देती है, जिसमें गांव की कई सारी औरतें आती हैं और पूजा को देखकर उसे शगुन देती है। लेकिन ज्यादातर औरतें पूजा का रंग रूप देखकर उसे शगुन नहीं देती और मुंह बनाकर चली जाती हैं। ये देखकर पूजा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कह पाती। इतनी बेइज्जती के बाद भी इस लड़की को गुस्सा नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, इसके बाद रसोई की रस्म में इसकी छक्के छूट जाएंगे। आज तो इसे मैं बहुत जलील करूंगी। मुंह दिखाई की रस्म पूरी होने के बाद दुर्गा पूजा से कहती है, आज खाने पर 3 गांव के पंडित आने वाले हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई नई नवेली बहू आती है वो पंडितों के लिए भोजन बनाती है। और ध्यान रखना, भोजन स्वादिष्ट और साफ सुथरा बनना चाहिए। हमारे घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। जाओ, जो जो तुम्हें आज बनाना है उस सब की लिस्ट तुम्हें रसोई के अंदर मिल जाएगी। पूजा जैसे ही रसोई में जाती है वहां पर उसे एक पेपर पर 56 भोग की लिस्ट मिल जाती है। वो लिस्ट देखकर वो हैरान रह जाती है। मेरे पास तो केवल 2 ही घंटे हैं और 2 घंटे में मैं ये 56 भोग की लिस्ट कैसे पूरी करूंगी? ऊपर से रसोई के अंदर बहुत ही छोटे छोटे बर्तन हैं। इन बर्तनों में तो 56 भोग बनाना बहुत मुश्किल होगा। पूजा ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी दुर्गा उसे 2 पतीले देकर जाती है। ये हमारे बहुत पुराने पतीले हैं। जब भी 56 भोग बनाया जाता है तो इन्हीं के अंदर बनाया जाता है। अब तुम्हें भी इनके अंदर ही सारा खाना बनाना है। दुर्गा पतीले रखकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद जैसे ही पूजा पतीले देखती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उनमें से एक पतीले के अंदर एक छोटा सा छेद हुआ रहता है। जो पतीला सही सलामत होता है वो उसमें खीर चढ़ा देती है, जिसके बाद वो फूटे हुए पतीले को देखकर खुद से कहती है, अगर ये पतीला साबुत होता तो मैं इसके अंदर सभी पंडित के लिए हलवा बना देती। कम से कम एक साथ 2 चीजें तो बन जाती। पूजा जैसे ही ऐसा कहती है उस फूटे हुए पतीले के अंदर से ढेर सारा हलवा प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर पूजा हैरान रह जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैंने हलवे की बात की ही थी कि अचानक से इस पतीले के अंदर हलवा प्रकट हो गया। पूजा उस पतीले के अंदर से उस हलवे को दूसरे बर्तन में निकाल लेती है, जिसके बाद वो पूरियों के बारे में सोचने लगती है। इतने सारे पंडित आए हैं, इनके लिए मुझे पूरियां भी बनानी होगी। अब मैं पूरियां किस में बनाऊं? पूजा के ऐसा सोचते ही उस पतीले के अंदर से ढेर सारी पूरियां प्रकट हो जाती है, जिसके बाद पूजा फिर से हैरान रह जाती है और ये जादू देखकर अपने हाथ जोड़कर कहती है, लगता है ये कोई मामूली पतीला नहीं बल्कि जादुई पतीला है। अगर इस पतीले में कोई जादुई शक्ति है तो वो मुझे जरूर बताए कि ये पतीला जादुई पतीला क्यों है। तभी पतीले के अंदर से एक देवी माँ निकल कर आती है और पूजा से कहती है, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये जादुई पतीला है। और ये जादुई पतीला इसलिए है क्योंकि ये स्वर्ग लोक से धरती पर गिर गया था। तब से तुम्हारी कंजूस सास ने इसे अपने पास रख लिया था। ये वापस स्वर्ग में नहीं जा सकता, इसलिए तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। तुम जो भी खाने का नाम लोगी वो इस पतीले में अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा।
आज से ये पतीला तुम्हारा हुआ। ऐसा कहते ही देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद दुर्गा की काली बहू लिस्ट में पढ़ पढ़ कर एक एक चीज जादुई पतीले से तैयार कर लेती है। देखते ही देखते पंडितों के खाने के समय ही 56 भोग तैयार हो जाता है। जैसे ही दुर्गा रसोई में आती है, वो चारों तरफ 56 भोग देखकर हैरान रह जाती है। तुमने अकेले इतना सारा खाना बना लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। क्या तुमने सच में अकेले ही ये सारा खाना बनाया है? हाँ माँ जी, इस रसोई के जादुई बर्तनों ने मेरी मदद की है और इस भोजन को बनाया है। चलिए अब ये सब पंडितों को परोस देते हैं। पूजा अपने ही हाथों से सभी पंडित को 56 भोग परोस देती है, जिसके बाद सभी पंडित खाना खाते हैं और जाने से पहले पूजा का खूब सारा गुणगान करते हैं और उसे ढेर सारा आशीर्वाद भी देते हैं। 56 भोग तो हर कोई बनाता है, लेकिन इस घर के 56 भोग ने हमारे मन को खुश कर दिया। बहू तुम सदा सुहागन रहो और दूधो नहाओ पूतो फलो। आशीर्वाद देकर सभी पंडित चले जाते हैं, जिसके बाद दुर्गा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे किसी भी लायक नहीं समझा, लेकिन तूने हर एक काम को बहुत ही शिद्दत से किया और तूने आज हमारे घर से पंडित को बहुत खुश करके भेजा। इन सब से मैं बहुत खुश हूँ। असल में तू ही इस घर की बहू कहलाने के लायक है। दुर्गा ऐसा कहकर अपनी बहू को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से दुर्गा के मन से सभी तरह का मन मुटाव मिट जाता है और वो अपनी बहू को दिल से अपना लेती है। वहीं अब पूजा गरीब लोगों के लिए हर सोमवार को जादुई पतीले की मदद से खाना बनाकर गरीबों में बांटती थी और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।